हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे ये हमने सीखा था, राइट। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं पैरेलल रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको ये मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत बताया होगा कि पैरेलल रिएक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है ए और ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है बी में और साइमल्टेनियसली ए कन्वर्ट हो रहा है सी में, राइट। मीन्स सेम रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। क्लियर है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए कन्वर्टिंग इनटू बी एंड सी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये भी मेथड चलता है। और अगर मैं बात करूँ तो मान लेते हैं, चलो ये ए टू बी में कन्वर्जन का रेट कांस्टेंट K1 है एंड ए टू सी में रेट कांस्टेंट लेट्स से K2 है। तो अब देखो B ज़्यादा फॉर्म होगा या C ज़्यादा फॉर्म होगा, डिपेंड करेगा K1 का वैल्यू ज़्यादा है या फिर K2 का वैल्यू ज़्यादा है। इट मीन्स अगर K1 का वैल्यू ज़्यादा है मीन्स फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, तो B का अमाउंट ज़्यादा फॉर्म होगा C के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर K2 का वैल्यू ज़्यादा है K1 से तो फिर C का अमाउंट ज़्यादा फॉर्म होगा B के रिस्पेक्ट में। K1 एंड K2 अगर दोनों ही सेम है तो फिर B एंड C का अमाउंट फॉर्म्ड विल बी इक्वल होगा। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि A से B में कन्वर्ट हो रहा है और A से C में कन्वर्ट हो रहा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि लेट्स से ये T = 0 पे 1 मोल था, राइट। और चलो यार 1 में से x मोल रिएक्ट हो गया B में, मीन्स 1 में से x मोल A कन्वर्ट हो गया B में, तो A कितना रिमेनिंग होगा 1 - x। B कितना मोल फॉर्म हुआ है x मोल, और y मोल 1 मोल में से y मोल C में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर से अब A कितना रिमेनिंग होगा 1 - x - y। C कितना मोल फॉर्म होगा y मोल। ये समझ में आया। अगर 1 मोल था, 1 में से x मोल अगर B में कन्वर्ट हो रहा है, y मोल अगर C में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मोल्स ऑफ A रिमेनिंग इज़ 1 - x - y। क्लियर है। अब देखिए मैं यहाँ से बोल सकता हूँ यार कि अगर आप देखेंगे एक चीज़ की मोल्स ऑफ A एट एनी टाइम, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 - x - y, ये रहेगा। और अब मैं आपसे पूछूं कि इनफाइनाइट टाइम पे मीन्स जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो A का मोल्स कितना रिमेनिंग होगा। तो अगर मैं मान रहा हूँ कि रिएक्शन अगर 100% हो रहा है तो ये जो A का मोल था पहले 1 था, अब ये 0 हो जाएगा, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मोल्स ऑफ A एट कंप्लीशन या फिर एट इनफाइनाइट टाइम विल बी इक्वल टू 0, राइट। और किसी भी टाइम पे A का मोल्स 1 - x - y है, मीन्स मैं बोल सकता हूँ कंप्लीशन पे 1 - x - y का वैल्यू 0 हो जाएगा, मीन्स यहाँ से x + y विल बी इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो x + y 1 मिलेगा। इट मीन्स कंप्लीशन पे B + C का मोल्स कितना होगा, मीन्स मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मोल्स ऑफ B + C एट इनफाइनाइट टाइम, सो दिस इक्वल्स टू x + y। x + y और x + y का वैल्यू बेसिकली किसी भी टाइम पे B + C का मोल्स x + y हो जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइम पे x + y का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 1। आपको इतना समझ में आया होगा कि
किसी भी टाइम पे अगर मुझे ए का मोल्स लिखना है तो 1 - x - y, किसी भी टाइम पे बी का मोल्स लिखना है तो x, किसी भी टाइम पे सी का मोल्स लिखना है तो y। अगर मुझे इनफाइनाइट टाइम पे ए का मोल्स बताना है तब 0, इनफाइनाइट टाइम्स पे बी प्लस सी का मोल्स तो ये x प्लस वाई होगा और x प्लस वाई इनफाइनाइट टाइम पे 1 होगा। क्लियर है? अब हमें सीखना क्या है इस टॉपिक में कि किसी भी टाइम पे, मैं तो इनफाइनाइट टाइम पे b प्लस सी का वैल्यू बता सकता हूँ 1 होगा इनफाइनाइट टाइम पे, लेकिन किसी भी टाइम पे b का वैल्यू, ये जो x है, किसी भी टाइम पे जो b का मोल्स फॉर्म हुआ है, ये x फॉर्म हुआ है, ये x का वैल्यू क्या होगा, मीन्स किसी भी टाइम t पे b का मोल्स कितना फॉर्म होगा। आपको प्रॉब्लम दे दे कि 10 मिनट्स बाद c का मोल्स कितना फॉर्म होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमें सीखना है, इसके लिए हमें इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको इनफाइनाइट टाइम पे बोले b प्लस सी का मोल्स फाइंड करो तो आपको यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स यूज़ नहीं करना है, आप जस्ट ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल, लेट्स से a कन्वर्टिंग इनटू 2b एंड 2cl, राइट। ये भी पैरेलल रिएक्शन और मैं मान रहा हूँ कि पहले ये 1 मोल था, आप कुछ भी ले सकते थे, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में गिवन है ये 1 मोल है, ठीक। अब इसमें से अगर x मोल रिएक्ट हुआ, पहले चलो ये t = 0 पे 1 मोल था a का, अगर x मोल रिएक्ट हो गया b फॉर्म करने के लिए, आप देख रहे हैं अगर इसका 1 मोल रिएक्ट होगा तो b का 2 मोल फॉर्म होगा, अगर x मोल रिएक्ट होगा तो सिर्फ b फॉर्म करने के लिए अगर x मोल रिएक्ट हो रहा है तो b कितना फॉर्म होगा, 2x मोल फॉर्म होगा। मान लीजिए a से c फॉर्म करने में a का y मोल कंज्यूम हो रहा है तो ये y से डिक्रीज होगा, c कितना फॉर्म होगा, 2y। आई होप इतना क्लियर है। आप एक चीज़ फिर से बोल सकते हैं कि किसी भी टाइम पे a का मोल्स 1 - x - y होगा, लेकिन मोल्स ऑफ a एट इनफाइनाइट टाइम, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये जो 1 - x - y है इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, राइट। इनफाइनाइट टाइम पे a का जो मोल्स है वो 0 हो जाएगा, तो 1 - x - y 0, तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल्स ऑफ b प्लस सी एट इनफाइनाइट टाइम, आप बोल सकते हो ये होगा 2x प्लस 2y, राइट। तो ये बोल सकते हो 2 टाइम्स x प्लस वाई, और x प्लस वाई का वैल्यू इनफाइनाइट टाइम पे 1 है तो ये हो जाएगा 2। मीन्स इनफाइनाइट टाइम पे b प्लस सी का मोल्स होगा 2। तो ये विदाउट केमिकल काइनेटिक्स अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इनफाइनाइट टाइम का जो कैलकुलेशन है आप एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हैं विदाउट केमिकल काइनेटिक्स। जस्ट मैं मोल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए आप इतना नोट कर लें, फिर नेक्स्ट आते हैं। चलिए मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। इसी में रिएक्शन है मेरा A कन्वर्टिंग इनटू 2B एंड 3C। लेट्स से फिर से मान लेते हैं ये 1 मोल था T = 0 पे, और मान लेते हैं इसमें से अगर x मोल रिएक्ट हुआ B फॉर्म करने के लिए, तो अगर ये x मोल रिएक्ट होगा तो B फॉर्म होगा 2x मोल। मान लेते हैं y मोल कंज्यूम हो रहा है C फॉर्म करने के लिए, तो ये रिमेनिंग होगा y, ये कितना फॉर्म हो जाएगा 3y। क्लियर है?
तो किसी भी टाइम पे मान लेते हैं एट टाइम टी मोल्स ऑफ ए कितना होगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि एट इन्फिनिटी इनफाइनाइट टाइम पे, तो इनफाइनाइट टाइम पे मोल्स ऑफ ए कितना होना चाहिए, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0 मीन्स 1 माइनस एक्स माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 0 मीन्स एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। लेकिन इनफाइनाइट टाइम पे अगर मैं बी प्लस सी के बारे में बात करूं, तो मोल्स ऑफ बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब देखो यार, अगर x प्लस वाई का वैल्यू अगर 1 है तो 2x प्लस 3y का वैल्यू मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस वाई लिख सकता हूँ, राइट। x प्लस वाई का वैल्यू 1 है, 2 प्लस वाई, और ये जो y का वैल्यू है ये 0 से लेके 1 के बीच में होगा। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जो 2x प्लस 3y का वैल्यू है ये इन बिटवीन 2 एंड 3 होगा। अभी कोई भी नंबर हो सकता है 2 एंड 3 के बीच में, बस इतना फिक्स है कि 2 एंड 3 के बीच में होगा। एग्जैक्ट वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे x और y का वैल्यू दिया होना चाहिए। तो इनफाइनाइट टाइम पे अगर मैं बोलूँ b प्लस सी का मोल्स कितना होगा, तो ये 2 और 3 के बीच में होगा। क्लियर, सिर्फ आप इतना ही डेटा बता सकते हैं यहाँ से। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। चलिए फोर्थ एग्जांपल है, आपको रिएक्शन कुछ ऐसा दिया है 2a कन्वर्टिंग इनटू b एंड c, ठीक। और चलिए मान लेते हैं ये फिर से t इक्वल टू 0 पे 1 मोल था। चलिए मान लेते हैं टाइम t पे ये 1 माइनस x मोल रिएक्ट हो रहा है b फॉर्म करने के लिए। तो आपको पता है अगर a का 2 मोल्स रिएक्ट होगा तो b का 1 मोल फॉर्म होगा। तो अगर इसका x मोल रिएक्ट होगा तो ये फॉर्म होगा x/2, राइट। फिर से C फॉर्म करने के लिए लेट्स से A का मोल्स यूज़ हुआ Y, तो अगर इसका Y मोल यूज़ होगा तो C कितना फॉर्म होगा Y/2। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर से आप बोल सकते हैं कि एट टाइम t मोल्स ऑफ A इज़ 1 माइनस एक्स माइनस वाई। किसी भी टाइम पे A का मोल्स 1 माइनस एक्स माइनस वाई है। और इनफाइनाइट टाइम पे अगर हम बात करें एट इन्फिनिटी A का मोल्स 0 होना चाहिए। तो एट इन्फिनिटी मोल्स ऑफ A शुड बी 0, इट मीन्स 1 माइनस एक्स माइनस वाई शुड बी 0, इट मीन्स x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 1। अब अगर मैं इन्फिनिटी पे ही अगर मैं मोल्स ऑफ B प्लस C की बात करूं तो ये हो जाएगा x प्लस y/2। आपको x प्लस वाई का वैल्यू पता है 1, आप बता सकते हैं 0.5 होगा इन्फिनिटी पे। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी पे किया है, राइट। तो एक मैं जनरल केस ले लेता हूँ। फिफ्थ मान लीजिए कि है 2a कन्वर्टिंग इनटू b कन्वर्टिंग इनटू 3c। कुछ ऐसा रिएक्शन है, तो अपन क्या करने वाले हैं, देखिए फिर से कुछ वैसे अगर t इक्वल टू 0 पे अगर ये 1 मोल है और टाइम t पे इसमें से x मोल रिएक्ट हुआ b फॉर्म करने के लिए, तो 2 मोल से 1 मोल फॉर्म हो रहा है, राइट। अगर 2 मोल से 1 मोल तो x मोल से x/2 होगा। मान लेते हैं y मोल कंज्यूम हो रहा है c फॉर्म करने के लिए, तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए 2 मोल से 3 मोल फॉर्म हो रहा है, तो 1 मोल से 3/2 मोल, तो y मोल से 3y/2, राइट। ये इक्वेशन तो आप फाइंड कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। इसके आगे अपन बात करें तो मैं बोल सकता हूँ कि एट टाइम t मोल्स ऑफ A फिर से कितना होगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, लेकिन इनफाइनाइट टाइम पे
मोल्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ से फिर से x प्लस वाई कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप ये बता सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम पे मोल्स ऑफ b प्लस सी कितना होगा इनफाइनाइट टाइम पे, तो x प्लस 3y बाई 2 होगा। क्लियर है? मीन्स फिर से आप यहाँ पे रेंज बता सकते हैं, x प्लस वाई 1 हो जाएगा प्लस 2y का वैल्यू मैक्सिमम 2 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। मीन्स मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो x प्लस वाई बाई 2 प्लस y लिख सकता हूँ। x प्लस वाई का वैल्यू तो 1 है, मीन्स 0.5 प्लस y का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। मीन्स ये 0.5 से लेके 1.5 तक जाएगा। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस 3y बाई 2 का मिनिमम वैल्यू 0.5, मैक्सिमम वैल्यू 1.5 तक होगा आंसर। एग्जैक्टली कितना होगा? अब इसके लिए हमें केमिकल काइनेटिक्स से सॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स आपको मैंने अभी तक क्या बताया कि मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो B प्लस सी कितना फॉर्म होगा ये आप बता सकते हो। क्लियर है? लेकिन अब हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि किसी भी टाइम पे, लेट्स से आपसे देते हैं कि 10 सेकेंड के बाद, 20 सेकेंड के बाद B कितना फॉर्म हुआ, या C कितना फॉर्म हुआ, A कितना रिएक्ट हुआ, ये सॉल्व करना है। इसके लिए हमें केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब अपन आते हैं मेन प्रॉब्लम पे। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लें। अब वीडियो चाहे तो पॉज करके नोट कर लें आप। चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ रिवाइज करवा दूँ, सो दैट अपन थोड़ा फास्ट पढ़ लेंगे। देखिए कोई भी रिएक्शन है A टू B, और अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है, राइट, तो किसी भी टाइम पे आप AT का फॉर्मूला बता सकते हो। AT इक्वल्स टू A0 e रेज टू द पावर माइनस KT, ये आपको आता है। और अगर मान लो कि इसका A का इनिशियल मोल्स A था t इक्वल टू 0 पे, और टाइम t पे मोल्स रिमेनिंग इज A माइनस एक्स, आप A माइनस एक्स बता सकते हो। नेक्स्ट आप बता सकते हो मोल्स ऑफ A रिएक्टेड, ये कितना होगा। तो मोल्स ऑफ A रिएक्टेड या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रिएक्टेड इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स है। कितना रिएक्ट हुआ? A माइनस एक्स, दिस इक्वल टू एक्स, मीन्स ये हो जाएगा A0 माइनस 8T। अगर आप यहाँ पे मोल्स लेंगे तो आपको मोल्स रहेगा, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रिएक्टेड, इनिशियल माइनस फाइनल रिमेनिंग। तो ये कितना हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेड इज A0 कॉमन ले लिया, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस KT। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि मोल्स या फिर A का कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट हुआ, तो A0 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस KT। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है, टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन A0 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस KT है। इस टर्म का मतलब है टाइम t पे A कितना रिमेनिंग है, तो कितना रिएक्ट हो गया, A0 माइनस KT। ये पता होना चाहिए आपको। ये सब हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर में। एक चीज़ मैंने आपको और बताया था, मान लीजिए अगर A टू B इसका रेट कांस्टेंट K है, तो किसी भी रिएक्शन को अगर आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे, A टू B का रेट कांस्टेंट K है, तो NA टू NB का रेट कांस्टेंट क्या होगा, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
किसी भी रिएक्शन को अगर आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो रेट कांस्टेंट डिवाइड होगा, मीन्स इसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा k/n। ये मैंने आई होप आपको फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में बताया होगा, आप देखना। मीन्स फिर से इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करोगे तो रेट कांस्टेंट, मैं लिख देता हूँ सारे रिजल्ट ये पे, रेट कांस्टेंट n से मल्टीप्लाई होता है, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। जो k इक्विलिब्रियम है, अगर इसका k मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन रहा होता तो अगर इसका k इक्विलिब्रियम था तो ये पावर में जाता है, n k इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर n हो जाता है। डेल्टा H या फिर डेल्टा G या डेल्टा S, थर्मोडाइनमिक्स में जो आपने पढ़ा था, अगर इस रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H है, गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज डेल्टा G है या डेल्टा S है, n से मल्टीप्लाई करोगे तो इनमें भी n से मल्टीप्लाई होता है। तो ये तीन चीज़ आप याद रखें, ये हमने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा था। किसी भी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा H भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम रिजल्ट डेल्टा G और डेल्टा S के लिए वैलिड होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था कि किसी भी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करोगे तो k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पावर में n जाएगा। इस चैप्टर में सीखा कि किसी भी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करोगे तो रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय n होता है। रिएक्शन को डिवाइड करोगे तो रेट कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होगा, रिवर्स होता है। तो ये रिज़ल्ट आपको याद होना चाहिए। वैसे हमने पढ़ा है लेकिन फिर भी आप रिवाइज कर लें। क्लियर इतना? अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं आप वीडियो पॉज करके। अब अपन आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन पे। ये रिजल्ट ध्यान रखें, याद रखना आप, ठीक ना। चलिए हम अपन प्रॉब्लम पे आते हैं। हमारा प्रॉब्लम था कि लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है A to B एंड A to C। अब मेन प्रॉब्लम पे आते हैं और मान लेते हैं इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, T = 0 पे। A से B फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, A से C भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमें नहीं पढ़ना है, यही बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। तो यार मान लो इसमें A to B का रेट कांस्टेंट K1 है और A to C का रेट कांस्टेंट K2 है, ये गिवन है, राइट। चलो मान लेते हैं कि टाइम t पे इसमें से x1 मोल रिएक्ट हुआ B के लिए, तो 1 मोल अगर A का रिएक्ट होगा तो B का 1 मोल फॉर्म होगा। अगर A का x1 मोल रिएक्ट होगा तो B का भी x1 मोल फॉर्म होगा। सिमिलरली इसमें से x2 मोल C में रिएक्ट हो रहा है, तो मान लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन x2 से डिक्रीज हो जाएगा और ये x2 फॉर्म होगा, राइट। तो टाइम t पे मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग है A - x। और चलो इसको मान लेते हैं कि B जो फॉर्म हुआ है Y फॉर्म हुआ है और ये Z फॉर्म हुआ है। जस्ट मैं x1 को y बोल देता हूँ, x2 को z बोल देता हूँ। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बोल सकते हैं कि x = x1 + x2। x1 + x2 के प्लेस पे मैंने x पुट किया है, मैंने कुछ भी अभी तक नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा है। एक बार देखो समझ में आ जाएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A था, A में से x1 रिएक्ट हुआ, ये x1 फॉर्म होगा क्योंकि 1 मोल से 1 मोल फॉर्म हो रहा है। x2 रिएक्ट होगा तो ये भी x2 फॉर्म होगा। x1 को मैंने y बोल दिया, x2 को मैंने z बोल दिया, जस्ट डिनोट कर रहा हूँ मैं। और इस x1 + x2 को मैं x बोल रहा हूँ, तो ये बोल सकता हूँ x = x1 + x2। ये भी बोल सकता हूँ x = x1 के प्लेस पे y और x2 के प्लेस पे z।
क्लियर है? अगर मैं इन सारे टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ dx बाई डी टी इक्वल्स टू dy बाई डी टी प्लस dz बाई डी टी। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। एक चीज़ और, अब ये देखो dx बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने आपको वैसे फर्स्ट ऑर्डर में बताया भी था। चलो इधर मैं लिख देता हूँ कि मान लो a कन्वर्टिंग इनटू b है, t इक्वल टू 0 पे ये a है और ये a माइनस एक्स हो गया टाइम t पे, तो माइनस डी ए बाई डी टी, सिंस a का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, राइट, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a इज माइनस डी ए बाई डी टी, राइट। इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ, देखो डी ए मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a कितना हुआ, फाइनल a माइनस एक्स है और इनिशियल a है, तो ये जो टर्म है डी ए इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स माइनस ए, माइनस एक्स है, माइनस साइन ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स मैं इसके प्लेस पे लिख सकता हूँ dx बाई डी टी। देखो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है। आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, x इज़ अमाउंट रिएक्टेड, तो टाइम के साथ a का जो अमाउंट रिएक्ट होगा ये टाइम के साथ इंक्रीज होगा, राइट। तो dx पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव dt तो पॉजिटिव रहेगा ही, तो ये टर्म पॉजिटिव है। dA क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a डिक्रीज हो रहा है, तो dA नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं माइनस डी ए बाई डी टी के प्लेस पे dx बाई डी टी लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पे सोचते हैं, तो dx बाई डी टी के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी के प्लेस पे y इज मोल्स ऑफ b है या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b फॉर्म्ड, तो डी वाई बाई डी टी मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b बाई टाइम। सिमिलरली डी जेड रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c फॉर्म्ड, तो डी जेड के प्लेस पे लिख सकता हूँ डी सी बाई डी टी। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी बी बाई डी टी के प्लेस पे देखें, तो डी बी बाई डी टी इज डी बी बाई डी टी, सिर्फ इस रिएक्शन को आप कॉन्सेंट्रेट करें, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें आप। ए टू बी रेट कॉन्स्टेंट K1 है, तो डी बी बाई डी टी इज K1 टाइम्स ए लिख सकता हूँ। याद है किसी भी रिएक्शन के लिए, जैसे ये रिएक्शन होता है मान लीजिए ए टू बी, तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी है, इक्वल्स टू K1 टाइम्स ए, रेट लॉस है। सिमिलरली आप बोल सकते हैं इस रिएक्शन के लिए डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू K2 टाइम्स ए होगा। सिंपल है। अब इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू K1 ए प्लस K2 ए। तो अगर मैं इनको क्लब कर दूँ तो माइनस डी ए बाई डी टी इज K1 प्लस K2 टाइम्स ए हो जाएगा, राइट। और अगर मैं चाहूँ तो K1 प्लस K2 को मैं बोल सकता हूँ K इफेक्टिव, सिंस कॉन्स्टेंट ही है, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज K इफेक्टिव इंटू ए। तो यहाँ से K इफेक्टिव का मतलब है K1 प्लस K2, राइट। और सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको पता है टी हाफ इक्वल्स टू ln2 बाई के होता है, टी हाफ इक्वल्स टू ln2 बाई के,
तो k मीन्स ln2 बाई टी हाफ। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ k इफेक्टिव के प्लेस पे ln2 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव इक्वल्स टू, इस रिएक्शन के लिए, सिर्फ इस रिएक्शन का अगर आपको टी हाफ दिया होता तो टी हाफ इक्वल्स टू ln2 बाई k1 होता। तो k1 इज टी हाफ ln2 बाई टी हाफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन प्लस k2 के प्लेस पे ln2 अपॉन टी हाफ ऑफ 2। तो k इफेक्टिव आइदर आप k1 प्लस k2 से भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको टी हाफ दिया है तो ln2 बाई टी हाफ 1 प्लस ln2 बाई टी हाफ 2 इक्वल्स टू k इफेक्टिव भी हो सकता है। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन तो अपन ने इंटीग्रेट किया है यार, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए a को मुझे इस साइड लाना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस डी ए बाई ए इक्वल्स टू k1 प्लस k2 टाइम्स डी टी। इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t तक, a0 से at तक। मुझे नहीं लग रहा है कि अब मुझे इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि माइनस डी ए बाई ए इक्वल्स टू k डी टी को मैंने इंटीग्रेट किया था, सेम एक्सप्रेशन आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए टी इक्वल्स टू आएगा a0 ई रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 t। किसी भी टाइम पे a का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया मुझे। तो कुछ नहीं यार, जस्ट अपनी जो एक्सप्रेशन याद किया था a t इक्वल्स टू a0 ई रेज टू द पावर माइनस k t, तो k के प्लेस पे मुझे k इफेक्टिव पुट करना है, k1 प्लस k2 आंसर आएगा। तो अब इस एक्सप्रेशन से किसी भी टाइम पे a का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? तो जल्दी से चलिए नोट करें, फिर अपन b और c का कॉन्सेंट्रेशन डिराइव करेंगे। नोट करें जल्दी से। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अपना बी का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं। देखिए बी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे किसी भी टाइम पे। तो बी के लिए देखो आपके पास एक्सप्रेशन है डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू k1 टाइम्स ए, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ कि डी बी बाई डी टी इज k1 टाइम्स ए। ए मीन्स ए का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, जो कि मैं फाइंड कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यार कि डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू k1, ए टी के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दो, a0 ई रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 t। अगर आप इसमें देखेंगे तो कांस्टेंट क्या क्या है, k1 कांस्टेंट है, a0 कांस्टेंट है, k1 प्लस k2 कांस्टेंट है, सिर्फ t वेरिएबल है। तो यहाँ से इंटीग्रेट करें डी बी इक्वल्स टू k1 a0 ई रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 t। इंटीग्रेट कर दो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 पे b का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो स्टार्टिंग में b था ही नहीं, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 0 टाइम t पे b का कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं bt। यहाँ से लिमिट पुट करोगे तो bt इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, ई रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 t का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 t डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ k1 प्लस k2 आएगा। लिमिट पुट करो t से 0,
आपको जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा K1 अपॉन K1 प्लस K2 A0 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 T, ये लिमिट पुट करने के बाद आएगा ये एक्सप्रेशन। तो चलिए अब देखो, अगर मुझे सिमिलरली C के लिए फाइंड करना है, C के लिए भी कुछ नहीं करना है, dc बाई dt इक्वल्स टू K2 है, K1 के प्लेस पे K2 रहेगा, बाकी पूरा इंटीग्रेशन dc बाई dt इक्वल्स टू K2a, तो यहाँ पे सिर्फ K2 रहेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, राइट। तो जो C का वैल्यू आएगा, एक K1 के प्लेस पे सिर्फ क्या रहेगा, K2 रहेगा, अदरवाइज सब कुछ क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ K2 क्या होगा, तो यहाँ से Ct इक्वल्स टू K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू A0 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 T। ये मिलेगा मुझे C का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T, राइट। तो ये B का कॉन्सेंट्रेशन है और ये C का कॉन्सेंट्रेशन है। जल्दी से नोट करें आप ये एक्सप्रेशन। अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एट एनी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कितना होगा, दोनों को ज़रा डिवाइड करो तो ये क्या होगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, तो K1 अपॉन K2। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। एडवांस के लिए तो अपन पूरा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मेंस में इतना सब नहीं पूछते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस कोई भी रिएक्शन देते हैं A to B, A to C, फर्स्ट का रेट कांस्टेंट K1, सेकंड का रेट कांस्टेंट K2, तो B अपॉन C का रेशियो क्या होगा किसी टाइम पे, तो ये K1 अपॉन K2 होगा, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एट इनफाइनाइट टाइम, तो इनफाइनाइट टाइम पे B का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो इनफाइनाइट टाइम के लिए आप t इक्वल टू 0 पुट करें, तो B के एक्सप्रेशन में अगर मैं t इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो e रेज़ टू द पावर 0 1 हो गया, सॉरी 1 अपॉन B का जो कॉन्सेंट्रेशन है इन्फिनिटी पुट करो, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आपको B का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू A0। सिमिलरली इनफाइनाइट टाइम पे C का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू A0। तो ये C का कॉन्सेंट्रेशन होगा। जल्दी से नोट कर लें आप। चलिए अब आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, ये फॉर्मूला लर्न कैसे करेंगे। तो देखो यार, ये फॉर्मूला कुछ न्यू नहीं है आपके लिए। देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि थोड़ा सा अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है, A to B A माइनस x याद है, t इक्वल टू 0 पे टाइम t पे मैंने क्या बताया कि किसी भी टाइम पे A का कॉन्सेंट्रेशन मीन्स A माइनस x क्या होता है, तो A0 ई रेज टू द पावर माइनस KT याद है। और किसी भी टाइम पे B का कॉन्सेंट्रेशन x होता है और x क्या होता है, अमाउंट रिएक्टेड इज A0 माइनस AT, तो ये क्या होता है A0
1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी, यही है क्या? तो अमाउंट ऑफ बी इज ए नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी। आपको ये फॉर्मूला लर्न है क्या? अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले लर्न है, बेसिकली एक लर्न करना है आपको, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी। अमाउंट ऑफ बी इज अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड, अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड इज ए नॉट माइनस ए टी, और ए नॉट माइनस ए टी करोगे तो ए नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा, राइट? अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है, ठीक, तो पहला चेंज क्या करना है, के प्लेस पे देखिए ए से बी और सी है, ये K1 है, ये K2 है, ठीक। लर्न करने के लिए मैंने क्या बोला पहले कि आप ये लर्न करो, के इफेक्टिव यूज़ करना है, के इफेक्टिव इज K1 प्लस K2। अब ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन इज ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी, नहीं, के इफेक्टिव K1 प्लस K2 टी। आपको फर्स्ट फॉर्मूला लर्न हो गया, के की जगह पे आप जस्ट के इफेक्टिव पुट करो। बी का फॉर्मूला कैसे लर्न करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, आप ऐसे याद रखो, अगर ये सिंगल रिएक्शन होता तो जो बी फॉर्म हो रहा है या अमाउंट रिएक्टेड इज ए नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी है, ये अमाउंट रिएक्टेड है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो टर्म दिख रहा है बी का, चलो ए नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के इफेक्टिव टी, ये टर्म जो आपको दिख रहा है ये वही है ना, अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड कितना है, अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड इज ए नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 टी। ये टर्म रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड। तो आपको इतना तो लर्न हो ही जाएगा कि अगर ए से बी या ए से सी फॉर्म करना है तो बी के लिए अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड कितना है, तो ए नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के इफेक्टिव टी। बस याद ये रखना है, इसका जो बी फॉर्म होने वाला है, रेट कांस्टेंट ऑफ बी K1 अपॉन के इफेक्टिव इंटू अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड, K1 अपॉन के इफेक्टिव इंटू एक्स होता है, एक्स इज अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड। सिमिलरली सी के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सी मीन्स रेट कांस्टेंट ऑफ सी K2 अपॉन के इफेक्टिव इज K1 प्लस K2 इंटू कितना अमाउंट रिएक्ट हुआ है एक्स का, ए का, तो अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड इज एक्स, और एक्स का वैल्यू होता है ए नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के इफेक्टिव इज K1 प्लस K2 टाइम्स टी। तो बस आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट रिएक्ट हो रहा है ए का, उसमें अगर आपको बी का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है तो K1 अपॉन के इफेक्टिव से मल्टीप्लाई करना है, सी का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है तो K2 अपॉन के इफेक्टिव से मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा सा सिर्फ पेशेंस रखना, मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, सी एंड डी, K1 है, K2 है, K3 है। विदाउट डेरिवेशन किए हुए अब आप फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो। जल्दी से बोलो, के इफेक्टिव क्या होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3। के इफेक्टिव इज K1 प्लस K2 प्लस K3। किसी भी टाइम पे ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के इफेक्टिव टी, तो माइनस K1 प्लस K2 प्लस K3 टी हो गया, राइट। किसी भी टाइम पे बी का कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका रेट कांस्टेंट K1, तो K1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3, के इफेक्टिव कितना रिएक्ट हुआ है, तो रिएक्टेड इज ए नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के इफेक्टिव टी, K1 प्लस K2 प्लस K3 टी। ये समझ में आया। तो चलिए वत्सल बाबू, आप सी का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी बताएं, जल्दी से बताओ सी का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी क्या होगा। सी का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा
K2 अपॉन K इफेक्टिव K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू A0 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस K इफेक्टिव डी। डी का कॉन्सेंट्रेशन K3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू A0 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस K इफेक्टिव टी। तो आप कोई भी फॉर्मूला जस्ट ऐसे ही जनरलाइज कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन अब आपको नहीं करना पड़ेगा, जस्ट फॉर्मूला लर्न करना है। तो फॉर्मूला लर्न करने के लिए बस ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखें। ए का फॉर्मूला लर्न करना तो बहुत ही ईजी है, जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर में फाइंड करते थे वैसे ही करो। जस्ट के प्लेस पे क्या रखना है, के इफेक्टिव रखना है। बी के लिए बस एक चीज़ याद रखो, जितना रिएक्ट हुआ उतना ही बनेगा, लेकिन एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा K1 अपॉन के इफेक्टिव से। क्लियर है? नोट कर लें आप। चलिए एक मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मान लीजिए ए से बी फॉर्म हो रहा है और ए से सी फॉर्म हो रहा है, और इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, ये 1.5 मोलैरिटी है। और मान लीजिए आपको दिया है K1 इज़ 2 टाइम्स K2, राइट। तो एट इनफाइनाइट टाइम पे आपको बताना है B का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, C का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा इनफाइनाइट टाइम पे। सोचिए क्या होगा इनफाइनाइट टाइम पे B और C का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो देखो यार, आपको एक चीज़ तो पता होगा, K1 इक्वल्स टू 2K2 है, मीन्स K1 बाई K2 इज वन बाई टू, नहीं, K1 बाई K2 इज 2/1, राइट। मीन्स K1 डबल अमाउंट पे फॉर्म होगा और K2 के रिस्पेक्ट में, मीन्स B का जो अमाउंट फॉर्म होगा C के रिस्पेक्ट में डबल होगा। कितना हो जाएगा आपको पता है, इनफाइनाइट टाइम पे B प्लस C 1.5 होगा और B बाई C 2/1 है। डायरेक्टली बता सकते हो 1 और 0.5 मोलैरिटी होगा। कैसे बताया, तो B बाई C का जो रेशियो होगा ये 2/1 होगा और B प्लस C एट इनफाइनाइट टाइम ये क्या हो जाएगा, A0 हो जाएगा 1.5। सॉल्व करोगे तो 1 and 0.5 मिलेगा। मीन्स ये 1 मोलैरिटी, ये 0.5 मोलैरिटी। मीन्स यार अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, मीन्स मान लीजिए यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम है, तो जो ये मान लेते हैं 1.5 है, ये लाइन 1 का है और ये लाइन 0.5 का है। जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे तो 1.5 रहेगा, लेकिन टाइम के साथ डिक्रीज होगा, राइट। बी का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में तो 0 होगा, लेकिन टाइम के साथ क्या होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा और इनफाइनाइट टाइम पे बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 0 से इंक्रीज होगा और 1 के आसपास होगा, इनफाइनाइट टाइम पे इस लाइन को टच करेगा। ये ए के लिए है, ये बी के लिए है। सी के लिए ग्राफ कैसा होगा, इनफाइनाइट टाइम पे ये 0.5 को टच करेगा, 0 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट टाइम पे 0.5 को टच करेगा। ध्यान रखना इनफाइनाइट टाइम पे। क्लियर है क्या, नोट कर लें आप। चलिए पर इसी में सेकेंड एग्जांपल लेते हैं।
देखो नेक्स्ट एग्जांपल है ए कन्वर्टिंग इनटू कुछ लेट से ले लेते हैं स्मॉल बी टाइम्स कैपिटल बी एंड स्मॉल सी टाइम्स कैपिटल सी। अब ए टू बी और सी नहीं है, यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट भी लगा दिया। ठीक, अब कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए इसका रेट कांस्टेंट k1 है, इसका रेट कांस्टेंट k2 है। मान लेते हैं t=0 पे इसका a मोल्स था। मान लेते चलो x1 इसमें रिएक्ट हुआ, इस रिएक्शन में x1 रिएक्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा a माइनस x1, 1 मोल से स्मॉल b मोल्स, तो x1 से b इंटू x1 हो जाएगा, राइट। मान लेते हैं x2 मोल्स इस रिएक्शन में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ से x2 रिएक्ट होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन a माइनस x1 माइनस x2 हो जाएगा। 1 मोल से c मोल, तो x2 मोल से c इंटू x2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो मैं इस टर्म को x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो a माइनस x लिख सकता हूँ, b x1 को चलो मैं y बोल देता हूँ और c x2 को से z बोल देता हूँ। एक चीज़ तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 और x1 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ y बाई बी, x2 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ z बाई सी, x इक्वल्स टू y बाई बी प्लस z बाई सी। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि dx बाई डी टी इक्वल्स टू b कांस्टेंट है तो 1 बाई बी dy बाई डी टी प्लस 1 बाई सी डी जेड बाई डी टी। राइट, फिर से मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ dx बाई डी टी क्या है, x इज अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड, तो dx बाई डी टी के प्लेस पे लिख सकता हूँ माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाई बी। dy बाई डी टी क्या है, y इज मोल्स ऑफ बी फॉर्म्ड, तो dy बाई डी टी इज dB बाई डी टी प्लस 1 बाई सी, dz बाई डी टी इज z इज मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C फॉर्म्ड, तो dz बाई डी टी इज dz बाई डी टी इज dC बाई डी टी। ये तो समझ में है। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, सिर्फ इस रिएक्शन पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। एक चीज़ याद रखना, ये जो K1 दिया है K2 दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट ये रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन होता है। तो मैं इस रिएक्शन के लिए, सिर्फ इस रिएक्शन के लिए लिख सकता हूँ 1 बाई बी डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू K1 टाइम्स A लिख सकता हूँ क्या? वैसे ही इस रिएक्शन के लिए मैं लिख सकता हूँ कि 1 बाई सी डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू K2 टाइम्स A। इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ से मिलने वाला है माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू K1 प्लस K2A। क्लियर है? फिर से आपको ये इक्वेशन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा। यहाँ से K1 प्लस K2 के प्लेस पे K इफेक्टिव पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे AT का जो एक्सप्रेशन आएगा आपको भी पता है क्या होगा, A0 e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2T। ये लास्ट टाइप वाला ही इक्वेशन है, राइट। लेकिन अब आगे की बात करते हैं। B का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। B कैसे फाइंड करेंगे? तो फॉर B ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे अपन। मैं लिख सकता हूँ कि 1 बाई बी डी बी बाई डी टी इज K1 टाइम्स A, राइट। तो यहाँ से डी बी बाई डी टी इज B टाइम्स K1 इंटू A। और फिर से अगर वैल्यू पुट करें तो डी बी बाई डी टी इज B टाइम्स K1 इंटू A0 e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2T। अब जरा आप इस एक्सप्रेशन को और इंग्लिश आप
लास्ट वाले एक्सप्रेशन को मैंने जब dv/dt इक्वल्स टू लिखा था कुछ याद है आपको, इसके जस्ट पहले वाला मैंने जो डेरिवेशन किया था उसको कंपेयर करें आप, तो जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन था, लास्ट वाले एक्सप्रेशन में dv/dt इक्वल्स टू b नहीं था, बाकी सब कुछ था, k1 टाइम्स a0 e रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2t था। अभी मैं फिर से इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मैं चाहूँ तो फाइनल रिजल्ट लिख सकता हूँ bt विल बी इक्वल टू, सब कुछ लास्ट टाइम टाइप ही होगा, बस एक b टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ये आएगा b टाइम्स k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू a0 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2t। ये हो गया b का एक्सप्रेशन। c का एक्सप्रेशन आप खुद से ही डिराइव कर सकते हैं, मीन्स यहाँ से c का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो यहाँ से c का एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c एट एनी टाइम t इज, सब कुछ सेम रहेगा, b टाइम्स k1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा c टाइम्स k2, मीन्स c टाइम्स k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू a0 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2t। ये एक्सप्रेशन हो गया c का। मीन्स अगर यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई है तो आपको क्या, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कोएफिशिएंट है b और c, फाइनल एक्सप्रेशन a का तो सेम रहेगा, जस्ट b और c के लिए b एंड c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, नोट कर लें आप। अगर अब मैं यहाँ से बोलूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम क्या होगा, आप देखिए सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा B टाइम्स K1 अपॉन C टाइम्स K2। ये एक्सप्रेशन JEE मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर से याद रखें आप। हो गया इसमें। जब अगर नहीं हुआ तो आप जल्दी से वीडियो यहीं पे पॉज करें और नोट करें। जी मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ। देखो अब इसमें और क्या हो सकता है, यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट लगा दिया दोनों साइड। मैंने केस 1 तो ये लिया था कि कहीं भी कोएफिशिएंट नहीं था, ये लिया था A to B C लिया था। केस 2 में मैंने कोएफिशिएंट लगा दिया, ठीक, यहाँ पे कोएफिशिएंट रहा है। केस 3 पे आते हैं कि इस साइड भी अगर कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है, इधर भी कुछ भी हो सकता है, तब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये देखना, मैं बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व करूँगा, वैसे अगर कैलकुलेशन करें तो ये भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, लेकिन अपन इसमें शॉर्टकट यूज़ करेंगे। देखिए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि ए है, मान लेते हैं कि ये कोएफिशिएंट है, कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए मान लेते हैं, ठीक ना, या फिर आप इसको चलो कुछ एक्स मान लो, यार कन्फ्यूज़ मत होना। एक्स टाइम्स ए है, स्मॉल बी टाइम्स बी, ये स्मॉल सी टाइम्स सी है। नहीं एक्स मत मानो, मैंने एक्स ले रहा हूँ, चलो मान लेते हैं कुछ इसको एम ले लेते हैं, ठीक। अब मैं मान रहा हूँ कि लेट्स से इसमें से ए था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसमें से x1 बी में रिएक्ट हो रहा है, तो कितना रिमेनिंग होगा, a माइनस x1, राइट। अब देखें आप कि m मोल से b मोल, तो 1 से b बाई एम, x1 से b बाई एम x1 फॉर्म होगा, इसको चलो मैं y बोल देता हूँ। फिर मान लेते हैं चलो x2 मोल्स इसमें रिएक्ट हो रहा है, तो ये एक a माइनस x1 माइनस x2 रिमेनिंग होगा। तो m से c, तो 1 से
सी बाई एम, तो x2 से सी बाई एम x2, और चलो मैं इसको z बोल देता हूँ। चलिए इस टर्म को मैं फिर से, a कितना रिएक्ट हुआ है तो x1 प्लस x2, इसको मैं x से रिप्लेस करता हूँ, a माइनस x लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। x1 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ कि क्या आएगा, m y अपॉन b प्लस x2 के प्लेस पे m z अपॉन c इक्वल्स टू x। आई होप इतना क्लियर है। अब देखिए मैं फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो dx बाई डी टी इज़, सिर्फ मुझे यहाँ पे m का टर्म मिलेगा, m बाई बी डी वाई बाई डी टी प्लस m बाई सी डी जेड बाई डी टी। तो x था अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड, तो dx बाई डी टी के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ माइनस डी ए बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी के प्लेस पे डी वी बाई डी टी। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, m टाइम्स b, यहाँ भी क्या आ जाएगा, m टाइम्स c। आई होप इतना क्लियर है। और एक चीज़ और, यहाँ तक तो आई होप किसी को डाउट नहीं है। अब मैं लिख सकता हूँ कि 1 बाई डी बी बाई डी टी, 1 बाई बी डी बी बाई डी टी इज K1 टाइम्स ए, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस रिएक्शन को देखें आप, मैं लिख सकता हूँ 1 बाई सी डी सी बाई डी टी इज K2 टाइम्स ए, तो 1 बाई सी डी सी बाई डी टी इज K2 टाइम्स ए। तो यहाँ से माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाई बी डी बी बाई डी टी के प्लेस पे K1 ए, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा m टाइम्स K1 प्लस K2 ए। तो यहाँ से ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ m K1 प्लस K2 टी आ जाएगा। सिर्फ एक और m का फैक्टर आएगा, ये हो गया ए टी का एक्सप्रेशन। चलो मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, सिर्फ मैं b का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेता हूँ। 1 बाई बी डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू K1 ए करेक्ट है, तो डी वी बाई डी टी इज b टाइम्स K1 ए, डी वी बाई डी टी इज b टाइम्स K1 ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस m K1 प्लस K2 टी। तो b इज b K1 अपॉन m टाइम्स K1 प्लस K2 ए नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस m टाइम्स K1 प्लस K2 टी होगा। मीन्स यहाँ पे सिर्फ दो जगह पे m का फैक्टर आ रहा है। c में क्या हो जाएगा, यहाँ भी m का फैक्टर और यहाँ भी क्या हो जाएगा, m का फैक्टर हो जाएगा। तो मैंने डिराइव ही कर दिया है। तो बाकी b बाई सी फिर से यहाँ पे b बाई सी का जब एक्सप्रेशन लोगे तो b K1 बाई सी K2 ही रहेगा। तो ये तो चलो मैंने आपको डिराइव ही कर दिया पूरा। आप एक बार ये डेरिवेशन फिर से देख लें, जब मैं एक बार एक्सप्लेन ही करता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊँगा इसमें कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको केस 2 पता है तो केस 3 आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, m a टू b प्लस सी सी है, तो यहाँ पे मैंने लिया a माइनस x1 माइनस x2, m से b तो 1 से b बाई एम, तो x1 से b बाई एम x1, और इसको मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। m से c तो 1 से c बाई एम, x2 से c बाई एम x2, तो इसको मैं z से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये a माइनस x1 माइनस x2 है, तो इसको मैं x से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 दिख रहा है। x1 के प्लेस पे मैंने m y बाई बी रखा, x2 के प्लेस पे m z अपॉन c रखा, डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, ये मिला dx बाई डी टी। x रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ a रिएक्टेड माइनस डी ए बाई डी टी, y रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ b फॉर्म्ड। मैंने टोटल कॉन्सेंट्रेशन को ही y माना है, तो डी वाई बाई डी टी के प्लेस पे डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ, फिर इसको डी सी बाई डी टी। फिर मैंने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन के लिए 1 बाई बी डी वी बाई डी टी इज़ K1 टाइम्स ए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये K1 टाइम्स ए ही रहेगा। कोएफिशिएंट कुछ भी हो, ऑर्डर 1 है तो K1 इंटू ए रेज टू द पावर 1 ही रहेगा। गलती से भी m मत करना क्योंकि ऑर्डर 1 है। फिर एज इट इज़ मैंने इंटीग्रेट किया है। आई होप इतना लिख लो चाहो तो एक बार, फिर मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ।
चलिए आई होप आपने लिख लिया ये। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, चलो मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैंने आपको 3 केस बताया आज, राइट, पैरेलल रिएक्शन में, और मैं तीनों केस का फॉर्मूला अब विदाउट डेरिवेशन लिखने वाला हूँ, ठीक ना। मीन्स अब एग्जाम में अपन डेराइव तो नहीं करने वाले हैं, फटाक से कैसे लिखेंगे अब ये देखते हैं। चलिए मैं तीनों केस यहाँ पे लिखा हूँ, सिर्फ ये देखना बस ये काम का है जो मैं बता रहा हूँ, ये जो की पॉइंट है बस ये काम का है, बाकी सब भूल जाओ आप, ये ध्यान रखो। चलिए मान लीजिए पहला रिएक्शन था A to B एंड C, इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट K2 था। सेकेंड केस मैंने लिया था A to B टाइम्स B, C टाइम्स C, रेट कांस्टेंट K1 K2, एंड थर्ड केस था M टाइम्स A to B टाइम्स B to C टाइम्स C, रेट कांस्टेंट K1 एंड K2। यही 3 केसेस हैं और पैरेलल रिएक्शन के सारी प्रॉब्लम इन्हीं 3 केसेस पे हो सकते हैं, राइट। देखिए वो बहुत ही सिंपल सा की पॉइंट है, आपको मज़ा आएगा। फर्स्ट जो रिएक्शन है आपको बस इतना पता होना चाहिए, चलो मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन है A to B, बस ये याद रखो रेट कांस्टेंट K है, तो AT का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, AT इक्वल्स टू A0 e रेज़ टू द पावर माइनस KT। एक तो ये याद होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B फॉर्म्ड इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ A रिएक्टेड। अगर ये 1 मोल रिएक्ट होगा तो ये 1 मोल फॉर्म होगा, 2 मोल रिएक्ट होगा तो 2 मोल फॉर्म होगा। द अमाउंट ऑफ B फॉर्म्ड इज A0 इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस KT। बस ये 2 फॉर्मूला याद रखो फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ से आप ये पूरा डिराइव कर सकते हो। देखिए कैसे, इसके लिए मैं AT का एक्सप्रेशन लिखूँगा। AT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबको पता है A0 ई रेज़ टू द पावर माइनस K इफेक्टिव K1 प्लस K2T हो जाएगा। क्लियर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज, मैंने आपको क्या बताया है की पॉइंट, कि K1 अपॉन K1 प्लस K2 से मल्टीप्लाई करो इनटू कितना रिएक्ट हो रहा है, तो A0 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस K इफेक्टिव K1 प्लस K2T। ये टर्म कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कितना हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज K2 बाई K1 प्लस K2 करना पड़ेगा इनटू A0 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस K1 प्लस K2T। ये तो फॉर्मूला बहुत ईजी है, आप याद रख सकते हो। इसके लिए मैंने क्या बताया कि फिर से AT का फॉर्मूला सेम रहेगा, AT इक्वल्स टू A0 ई रेज़ टू द पावर माइनस K इफेक्टिव इज K1 प्लस K2T, याद रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B में की पॉइंट क्या बताया, सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B टाइम्स K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू A0 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस K1 प्लस K2T, ये लिखना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C क्या हो जाएगा, C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, CK2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एज इट इज लिखो यार A0 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस K1 प्लस K2T। ये और ये सब सेम ही है यार, बस B से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे C से मल्टीप्लाई किया। वो एक्सप्रेशन कैसे देखेंगे, देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा। कैसे, देखो अगर मैं पूरे रिएक्शन को M से डिवाइड कर दूँ, किससे, M से, तो ये क्या बन जाएगा, A कन्वर्टिंग इनटू B बाई M इंटू B, और ये क्या हो जाएगा C बाई M इंटू C। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं रिएक्शन को M से मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या बताया, रेट कांस्टेंट M से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेट कांस्टेंट M टाइम्स K1 और इसका रेट कांस्टेंट M टाइम्स K2। सिंपल है। अब ये और ये केस कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अब डिफरेंट है ही नहीं यार, सेम बन गए।
अब मतलब आपको ये मानना है कि एक रिएक्शन है ए टू बी बाई एम बी, ए टू सी बाई एम सी, कोएफिशिएंट सी बाई एम है, बी बाई एम है, रेट कांस्टेंट एम के वन है, इसका रेट कांस्टेंट एम के टू है। एटी का एक्सप्रेशन अब फटाक से बोलो, कुछ भी लर्न नहीं करना है। एटी इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के इफेक्टिव दिस प्लस दिस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम टाइम्स के वन प्लस के टू टी। हो गया सॉल्व। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज कोएफिशिएंट क्या है बी बाई एम है, तो क्या करना पड़ेगा बी बाई एम कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया इनटू रेट कांस्टेंट कितना है एम के वन डिवाइडेड बाई इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट इज एम के वन प्लस के टू है। ये बस पॉइंट आपको समझना है। मैं बस यही फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोएफिशिएंट बी था तो बी इंटू रेट कांस्टेंट बाई इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, यहाँ भी कोएफिशिएंट बी बाई एम इंटू रेट कांस्टेंट एम के वन डिवाइडेड बाई एम के वन प्लस एम के टू, ये यूज़ कर रहा हूँ। तो एम से एम कैंसिल हो गया, बी के वन अपॉन एम के वन प्लस के टू, बाकी सब कुछ शाम कहानी ऐसे ही है यार। ए नॉट वन माइनस ई रेज टू द पावर इफेक्टिव रेट कांस्टेंट यही है, तो माइनस एम के वन प्लस के टू टी ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे सी का रेट लिखना है, कोएफिशिएंट सी बाई एम इंटू रेट कांस्टेंट एम के टू अपॉन फिर से एम इंटू के वन प्लस के टू, एम से एम कैंसिल हो गया, सी के टू अपॉन एम के वन प्लस के टू इंटू ए नॉट वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एम के वन प्लस के टू टी। तो ये बस अब टेबल देख लो, यहाँ से स्टार्ट करो, ये आपको लर्न होना चाहिए। मतलब बोर्ड में नहीं है ये, जेई मेंस में भी नहीं आएगा, जेई एडवांस्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडवांस्ड के लिए ही, ठीक ना। मेंस में मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछेंगे। मेंस में अगर कभी पूछ भी लिया, सिर्फ एक ही चीज़ पूछेंगे, वो बी बाई सी का रेशियो कितना होगा। बी बाई सी का रेशियो यहाँ पे के वन बाई के टू होगा, यहाँ पे बी के वन बाई सी के टू होगा, यहाँ पे अगर आप रेशियो देखोगे तो ये भी बी के वन बाई सी के टू ही होगा। मेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंस के लिए सिर्फ आपसे इससे ज़्यादा मेंस में पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि बुक में है ही नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो फिर कहाँ से पूछेंगे। तो ये होगा के वन अपॉन के टू, यहाँ पे बी बाई सी, ये हो जाएगा बी के वन अपॉन सी के टू, यहाँ पे बी बाई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी के वन अपॉन सी के टू, सेम ही रहेगा। तो ये आप मेंस वाला भी पार्ट लिख लो, एडवांस में अपन ने लिख लिया पूरा। ये फिर से बोल रहा हूँ, टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको डेरिवेशन नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम हो बस ये फॉर्मूले यूज़ करो, और यहाँ पे सारे प्रॉब्लम फॉर्मूले बेस्ड ही होंगे यार, ठीक ना। जल्दी से आप नोट कर लो ये। जल्दी से लिखो, और आप जस्ट एक या दो बार आप खुद से प्रैक्टिस भी कर लो। अभी आपको क्या करना है, 1-2 टाइम्स आप लिख के प्रैक्टिस कर लो, आपको ये हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, ये था फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। अब आगे बात कर लेते हैं
नेक्स्ट अपना टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन। कोई रिवर्सिबल, अभी तक हमने जो भी केसेस लिए थे वो रिवर्सिबल नहीं थे, सारे ही केस इरिवर्सिबल रिएक्शन के थे। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है फिर कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, यहाँ पे ले लेते हैं कोई रिएक्शन, मैं मान लेता हूँ A कन्वर्टिंग इनटू B है, और फॉरवर्ड रिएक्शन का मान लेते हैं रेट कांस्टेंट K फॉरवर्ड है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K बैकवर्ड है, राइट। और चलिए मैं मान लेता हूँ कि इसमें केस 1 डिस्कस करने वाले हैं। केस 1 ये है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका A मोल्स है या A कॉन्सेंट्रेशन है, B 0 है। ये मेरा केस 1 है। केस 1 ये है t इक्वल टू 0 पे सिर्फ A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट नहीं है। टाइम t पे मान लेते हैं इसका x अमाउंट रिएक्ट होगा तो A माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इनफाइनाइट टाइम, यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम का मतलब है नहीं, यहाँ पे रिएक्शन फाइनली किस पे आएगा? इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम वैल्यू कुछ XE है, ये ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज इक्विलिब्रियम पे ही आएगा। तो इक्विलिब्रियम पे इसका x इक्विलिब्रियम अमाउंट रिएक्ट हो रहा है, तो ये कितना फॉर्म होगा? x इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ A B में फॉर्म हो रहा है तो इसका रेट कांस्टेंट K फॉरवर्ड है, B A में फॉर्म होगा तो इसका रेट कांस्टेंट K बैकवर्ड है। अगर मैं बोलूँ माइनस dA/dt, ठीक, मेंस में सिर्फ आपके लिए इतना पार्ट है, ये कैसे लिखते हैं बस ये सीखें, बाकी फॉर्मूले का डेरिवेशन ये एडवांस में ही पूछेंगे। देखो माइनस dA/dt का मतलब है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, यही मतलब होता है। तो माइनस dA/dt मीन्स A किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, मीन्स रिएक्शन इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तब मैं बोलूँगा A का डिसअपियरेंस हो रहा है। तो दिस विल बी इक्वल टू, आपको ये पता है कि कोई भी रिएक्शन A टू B रेट कांस्टेंट K है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस dA/dt इज K1A, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस dA/dt इज इस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन में ये डिसअपियर हो रहा है तो K फॉरवर्ड इनटू A। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस रेट से तो ये डिसअपियर हो रहा है, लेकिन इस रिएक्शन में एक बैकवर्ड रिएक्शन भी आपको दिख रहा होगा। इस रिएक्शन में ये अपीयर भी हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस के लिए इस रेट से डिसअपियर हो रहा है माइनस इस रेट से अपीयर भी हो रहा है, तो K बैकवर्ड इनटू B, ये हो जाएगा नेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। बस ये पार्ट समझो आप। अगर मैं यहाँ पे माइनस dA/dt लिख रहा हूँ मीन्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, तो डिसअपियरेंस मीन्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो नेट रेट क्या होगा? K फॉरवर्ड इनटू A। लेकिन जितने टाइम में ये रिएक्ट हो रहा है कुछ ये फॉर्म भी हो रहा है थोड़ा बहुत, उसको आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस KB इंटू B। अब क्या करते हैं, माइनस dA/dt के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ dx/dt, राइट। K फॉरवर्ड A का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे A माइनस एक्स है, तो K फॉरवर्ड इंटू A माइनस एक्स माइनस KB इंटू एक्स, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से मिलेगा dx/dt इज K फॉरवर्ड इंटू A माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, K फॉरवर्ड प्लस K बैकवर्ड, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। क्लियर है? इसी को मैंने सिंप्लीफाई किया। एक चीज़ और, आपको पता है K इक्विलिब्रियम टर्म आपने सुना होगा, तो K इक्विलिब्रियम होता है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट में डिफरेंस है, ये समझें आप यहाँ से। ये जो K इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट को K इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
और जो के इक्विलिब्रियम होता है अमाउंट ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम होता है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स ई अपॉन ए माइनस एक्स ई इक्वल्स टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। तो यहाँ से मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मिल जाएगा के बैकवर्ड इंटू एक्स ई इक्वल्स टू के फॉरवर्ड इंटू ए माइनस के फॉरवर्ड इंटू एक्स ई। यहाँ से के फॉरवर्ड इंटू ए इक्वल्स टू एक्स ई कॉमन ले लिया, के बी प्लस के एफ। ये एक्सप्रेशन आप यहाँ पे पुट कर दें, कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर दें। के फॉरवर्ड इंटू ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज, अगर मैं पुट करूँगा के बी प्लस के एफ इंटू एक्स ई माइनस एक्स, राइट। चलिए फिर इसको मुझे एक्स ई माइनस एक्स को आप इधर लाओ, तो एक्स ई माइनस एक्स इक्वल्स टू के बी प्लस के एफ डी टी। इंटीग्रेट कर देते हैं, t इक्वल टू 0 से t तक, t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 था, टाइम t पे x का वैल्यू x है। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, dx अपॉन एक्स ई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ln एक्स ई माइनस एक्स 1 अपॉन माइनस 1 के साथ होगा। तो अगर आप ये जो वैल्यू है आप ये इंटीग्रेट कर ही सकते हो। इंटीग्रेट करो, मैं फाइनल आंसर में लिख देता हूँ, ठीक, इंटीग्रेशन के बाद का। तो ये आपको मिलने वाला है फाइनल लिमिट पुट करने के बाद ln एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स इक्वल्स टू के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड इंटू टी। तो यहाँ से एक्स ई माइनस एक्स अपॉन एक्स ई इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस के एफ प्लस के बी टाइम्स टी हो जाएगा। रीअरेंज करो इसको, तो यहाँ से चलो मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स ई इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस के एफ प्लस के बी टाइम्स टी। तो यहाँ से x इक्वल्स टू मिल जाएगा एक्स ई 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के एफ प्लस के बी टाइम्स टी। ये एक्सप्रेशन मिल गया। आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर एज t इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर टाइम इनफाइनाइट होगा तो x इज टेंडिंग टू एक्स ई। तो ये इनफाइनाइट टाइम पे ये वैल्यू जो x होगा या अमाउंट रिएक्टेड ये एक्स ई के इक्वल होगा। तो आप ये जल्दी से नोट करें। आप एक काम करें, जल्दी से वीडियो पॉज करें, पॉज करने के बाद नोट करें जस्ट। हो गया। अब चलिए अपन आई की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अब एक नया चीज़ आपको मिलेगा। ये तो आपको मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गया। ये एक्सप्रेशन x इक्वल टू एक्स ई 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के प्लस के बी टी। फिर से आपको ये एक्सप्रेशन लर्न करने की कोई नीड नहीं है, आपको ऐसे याद है, याद नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ यार कि a कन्वर्टिंग इनटू b है, x का वैल्यू, x मीन्स अमाउंट रिएक्टेड कितना होगा आप बताते हो ना, a नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी। याद है ये एक्सप्रेशन? कुछ नहीं करना है, ए नॉट के प्लेस पे आप एक्स ई पुट कर दो, के के प्लेस पे के एफ प्लस के बी पुट करो, एक्स ए नॉट के प्लेस पे एक्स ई पुट करो, के प्लेस पे क्या पुट करना है, के एफ प्लस के बी। ये वैल्यू मिल गया, राइट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगा। देखो इनफाइनाइट टाइम पे एक्स कितना रिएक्ट हो रहा है, एक्स ई। इसमें क्या हो रहा था, इनफाइनाइट टाइम पे ये पूरा ए नॉट रिएक्ट हो रहा था, राइट।
यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम पे सिर्फ एक्स ई अमाउंट रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे टी हाफ का मतलब क्या है? टी हाफ का मतलब है कि व्हेन, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एट टी इक्वल्स टू टी हाफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ई बाई टू। मीन्स जिस टाइम में एक्स ई बाई टू अमाउंट रिएक्ट होगा, देखो टोटल रिएक्ट होना है एक्स ई टोटल रिएक्ट होना है, तो जितने टाइम में एक्स ई बाई टू रिएक्ट हो जाएगा उसी को मैं बोलूँगा टी हाफ। यहाँ पे आप x इक्वल टू एक्स ई बाई टू पुट करो तो आपको मिल जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू एक्स ई बाई टू पुट कर दो तो एक्स ई कैंसिल, ये हो जाएगा ln2 अपॉन kf प्लस kb। तो ये आपको टी हाफ का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इक्वल्स टू ln2 बाई के होता था, तो ln2 बाई kf प्लस kb हो गया, राइट। जल्दी से लिखें और इसका मतलब लिखें, ये पॉइंट लिखें और जस्ट एक पॉइंट लाइन लिख लें आप कि टी हाफ का मतलब क्या है। तो इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस half of the equilibrium amount of B. It is time required to produce half of the equilibrium amount of B. Equilibrium amount of B फॉर्म होना है XE, तो इसका हाफ अमाउंट फॉर्म होने में जो भी टाइम लगेगा इसे बोलेंगे टी हाफ। B का इक्विलिब्रियम अमाउंट फॉर्म होना है XE, इसका इक्विलिब्रियम अमाउंट हाफ फॉर्म होने में जो भी टाइम लगेगा इसे क्या बोलेंगे? टी हाफ। तो चलिए लिख लीजिए कि इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाफ ऑफ द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ बी। एक लाइन और लिख लें कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। हो गया। अब चलिए इसी में केस 2 की बात कर लेते हैं। देखिए केस 2 भी सिंपल ही है, सेम है, इसलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ। केस 2 ये कि t इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन तो a हो और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कुछ b हो, मतलब पहले से a भी है और b भी है, मैं ये मानता हूँ। टाइम t पे मान लो x अमाउंट रिएक्ट हुआ तो a माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा b प्लस एक्स, a माइनस एक्स ई, तो ये कितना हो जाएगा b प्लस एक्स ई। अब कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से माइनस डी बाई डी इज़ के एफ ए माइनस के बी बी, डी एक्स बाई डी टी इज़ के एफ ए माइनस एक्स, के बी इसका टाइम पे b प्लस एक्स कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? डी एक्स बाई डी टी थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। के एफ ए मीन्स मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि डी एक्स बाई डी टी इज के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी माइनस एक्स टाइम्स के एफ प्लस के बी, ये रहेगा। के इक्विलिब्रियम फिर से के एफ बाई के बी रहेगा, तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बी प्लस एक्स ई अपॉन ए माइनस एक्स ई इक्वल्स टू दिस रहेगा। के बी इंटू एक्स ई प्लस यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा के बी इंटू बी, के बी इंटू बी प्लस के बी इंटू एक्स ई इक्वल्स टू के एफ इंटू ए माइनस के एफ इंटू एक्स ई। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी, के बी इंटू बी को मैं इधर ले जाऊँगा और इस टर्म को मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये मिलेगा के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी इक्वल्स टू के बी इंटू एक्स ई प्लस के एफ इंटू एक्स ई। इसका वैल्यू ये मिल गया। फिर से आप ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करें, के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करोगे तो फिर से ये एक्सप्रेशन डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू सेम मिल गया। तो ये सेम मिल गया तो ये पूरा कैलकुलेशन सेम होगा, हटाओ ये सब। तो फिर से x का वैल्यू एग्जैक्टली एक्स ई इंटू वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के एफ प्लस के बी टी रहेगा। मीन्स अगर यहाँ पे b रहे तो भी x का जो अमाउंट रहेगा वो सेम रहेगा। क्लियर है? एक बार फिर से आप डेरिवेशन अब मैंने लिख दिया,
नोट करें और जस्ट एक बार समझें। नेक्स्ट क्लास में अपन सिक्वेंशियल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।